नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण और आज हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य विचार या वाक्य रचना जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण जो वाक्य टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें दो प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं उनका भी संपूर्ण अध्ययन इस क्लास के अंदर करेंगे। अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं उनको यहां पर हम देखने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक बने रहिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। बाकी की क्लासें अगर आप हिंदी व्याकरण की लेना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। तो वाक्य विचार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये वाक्य होता क्या है ये जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है दोस्तों, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं दोस्तों। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं दोस्तों। वाक्य के अंदर जब शब्द प्रयुक्त होता है, एक वाक्य है, अगर हम इसको वाक्य मान लेंगे, इसके अंदर आपको ये शब्द ही शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो बताइए वाक्य के अंदर जैसे ही शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कमेंट करके बताइए सभी साथी। वाक्य भाषा की प्रधान इकाई है मित्रों। किसी भी भाषा में मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान वाक्यों के द्वारा ही क्या रहता है? संभव रहता है। वाक्य के द्वारा ही हम अपने भावों का विचार है उनको क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैंने पूछा था आपसे कि कोई वाक्य दिया गया आपके सामने, उसके अंदर जो शब्द हमने प्रयुक्त किए उनको जैसे ही वो वाक्य के अंदर जाएंगे तो उनको पद बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? पद बोला जाता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि वाक्य में कुछ बिंदु है जो आवश्यक होते हैं, उनके बारे में। पहला है वाक्य की रचना। शब्द यानी जैसे ही शब्द वाक्य में आएंगे क्या बोलेंगे? पद के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण और क्या होते हैं? स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में क्या रहता है? सक्षम होता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसके लिए 6 तत्व अनिवार्य होते हैं, और ये 6 तत्व आपको जानना भी जरूरी है दोस्तों, तभी आप एक शुद्ध वाक्य का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। 6 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता या आसक्ति, अन्वय और पदक्रम। ये 6 तत्व है जो एक वाक्य की रचना, वाक्य का निर्माण करते समय इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये होते क्या है? चलिए इनके एक एक के बारे में हम अध्ययन भी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सार्थकता। किसको कहते हैं? देखिए, सार्थकता वाक्य के अंतर्गत सार्थक शब्दों का ही महत्व रहता है। निरर्थक शब्द वाक्यों को दोषपूर्ण बना देते हैं। जो सार्थक और जो वाक्य के लायक शब्द है और जिनका वाक्य के अकॉर्डिंग अर्थ निकलता है, वाक्य के लायक अर्थ निकलता है, वो ही वहां पर वाक्य में प्रयुक्त होने चाहिए। जिनका वाक्य के अनुसार अर्थ नहीं निकल रहा, अगर वहां उनको हम प्रयुक्त करेंगे तो हमारा वाक्य अपूर्ण हो जाएगा या गलत अर्थ देगा दोस्तों। दूसरा, योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऐसे होने चाहिए जो प्रसंग के अनुसार उसका ज्ञान कराए। जो हम सब प्रयुक्त करते हैं, जो पद हम प्रयुक्त करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो वाक्य का प्रसंग है उसी के अनुसार वो भी क्या कराए? ज्ञान कराए। जैसे देखिए, सोमन पानी से आग को जलाता है। क्या यहां पर पानी से आप आग को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो कहने के अनुसार जिस प्रकार वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए उसी प्रकार उसके शब्द बनने चाहिए। इस वाक्य में पानी से आग जलाने की बात अनुचित है, क्योंकि पानी से आग को बुझाया जाता है, लगाया नहीं जाता। तीसरा है हमारा जो तत्व है वो है आकांक्षा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक दूसरे पर आश्रित होने चाहिए। यह नहीं कि जो आप वाक्य बना रहे हैं उसके अंदर जो पद है वो एक दूसरे पर क्या नहीं है? आश्रित नहीं है। एक का अर्थ कुछ निकल रहा है, दूसरे का कुछ निकल रहा है। पूरा वाक्य है, उसके सब जो पद है वो एक ही अर्थ यानी उसी अर्थ के अनुसार होने चाहिए। आकांक्षा का तात्पर्य एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की उत्कंठा से। जैसे ही हम एक पद को सुनते हैं तो दूसरा पद जैसे हम सुनने की ओर होते हैं तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। चौथा जो तत्व आता है वो आता है निकटता या आसक्ति। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों एवं पदों का समीप होना आवश्यक है।
जैसे हम आज कहे कि मैं जयपुर और कल कहें कि जाऊंगी। कि एक वाक्य है कि मैं आपको आज अभी तो बोल देता हूं कि मैं जयपुर, और कल आने वाले दिन को बोलूंगा कि मैं जयपुर जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। आज तो बोलूं मैं जयपुर, कल बोलूंगा जाऊंगा, तो कोई वाक्य बनेगा? कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह निकटता यानी आसक्ति है, तुरंत अर्थ देने वाला होना चाहिए। पांचवा जो तत्व है वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल दोस्तों। अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल। अब देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ लिंग, वचन, काल एवं कारक, पुरुष आदि सभी से मेल होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, सीता बाजार जाता है, यहां पर बात स्त्रीलिंग में हो रही है, जबकि जाता है क्रिया जो हम यूज कर रहे हैं वो पुल्लिंग के अनुसार कर रहे हैं। तो क्या यह वाक्य आपका सही है? क्या इसका मेल सही है? नहीं है दोस्तों। इस वाक्य में सीता के साथ जाती है शब्द आएगा, क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग। तो अन्वय का मतलब है कि क्रिया के अंदर क्रिया हो, चाहे लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष सभी है, वाक्य के अनुसार ही लगने चाहिए दोस्तों। और छठवां जो तत्व आता है हमारा, वो आता है पदक्रम। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरण के अनुसार पदक्रम होना आवश्यक है। जैसे खाएगा मोहन खाना अब के स्थान पर मोहन अब खाना खाएगा प्रयुक्त होगा। एक वाक्य का जो तरीका होता है, एक क्रम होता है, उसी क्रम में वाक्य होना चाहिए। जैसे हमने पहला देखा कि खाएगा मोहन खाना अब, क्या यह सही है क्रम? इसका नहीं है। तो एक क्रम के अनुसार ही वाक्य होना चाहिए। ये छह तत्व है: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, अन्वय और पदक्रम दोस्तों। ये मुख्य एक वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो ये छह तत्व है, इन छह के आधार पर ही की जाती है दोस्तों। अब हम बात करें एक वाक्य के अंगों की। तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। किसको कहा जाता है उद्देश्य, किसको कहते हैं विधेय? देखिए, पहला है उद्देश्य। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य यानी कर्ता। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन, ये अंडरलाइन कर दी, मोहन क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यह क्या हो गया? यहां पे विधेय हो गया दोस्तों। तो वाक्य के अंदर उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहेंगे। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें जो फुटबॉल खेलता है ना, ये फुटबॉल खेलता है, ये क्या आपका? विधेय। जबकि मोहन क्या है? यहां पर उद्देश्य है दोस्तों। तो दो अंग होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य, एक विधेय। याद रखना, आगे जब हम साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएंगे दोस्तों। अब चलते हैं वाक्य के प्रकारों की ओर। वाक्य जो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, या जो सामान्यतः दो प्रकार के वाक्यों के भेद किए जाते हैं। एक तो होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। एक वाक्य उसका अर्थ निकलता है उसके आधार पर अर्थ की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य, और फिर देखेंगे रचना की दृष्टि से। और रचना की दृष्टि से ही आएंगे हमारे साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य दोस्तों। तो चलिए, सिंपल सी चीज है, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य है ना, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसी के आधार पर उसका वाक्य का प्रकार बना दिया। जैसे पहला हमें देखिए, यहां पर पहला है विधानवाचक। 8 प्रकार में पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठवां है संदेहवाचक, सातवां है संकेतवाचक, आठवां है इस विस्मयादि वाचक। तो ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। पहला देखिए आपका है विधानवाचक। इसे विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई कार्य के होने का जहां पर अर्थ मिले या जिसका वर्णन हो, वहां पर वह कार्य का वर्णन हो, वहां पर कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य आपका होगा दोस्तों। जैसे यहां पर देखिए, मैं पढ़ रहा था, राधा पढ़ती है, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। समझे आप? इसके अलावा गाय दूध देती है, गाय दूध देती है,
बस जा रही है, बस जा रही है। ये सभी आपके जो वाक्य हैं ये विधानवाचक वाक्य होते हैं दोस्तों। दूसरा आता है निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य। नाम से ही पता चल गया होगा, नकारात्मकता का जहां भाव मिलेगा वो होंगे आपके निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध हो उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब नकारात्मक कैसे? निषेध होने, कार्य को मना करना, जैसे वे नहीं जा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, राधा नहीं पढ़ रही है, राम जंगल में नहीं जा रहा है। तो यह क्या है? जहां पर निषेध का बोध हो रहा है, कोई बात या कार्य का क्या हो रहा है? निषेध, नहीं का बोध हो रहा है दोस्तों, उन्हें कहा जैसा निषेधवाचक। तीसरा वाक्य आता है अर्थ की दृष्टि से, वो आता है हमारा पर्सनवाचक, जहां पर पर्सन पूछा जाए। देखिए, जिन वाक्यों में पर्सन पूछने का बोध हो उन्हें पर्सनवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, इनको बोलते समय विशेष स्वर का प्रयोग किया जाता है तथा लिखते समय ऐसे वाक्यों के अंत में पर्सन सूचक चिन्ह जो ये होता है ना आपका, लगाया जाता है। जैसे राम कब आएगा, पर्सन पूछा जा रहा है ना आपसे, राम कब आएगा, वे कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कौन सी में, पर्सन पूछा जा रहा है। वे कहां जा रहे हैं, श्याम जयपुर कब जाएगा, राम जयपुर से कब आएगा। तो ये वाक्य हो गए पर्सनवाचक, क्योंकि एक पर्सन का निर्माण हो रहा है जिन वाक्यों से, उन्हें पर्सनवाचक वाक्य कहा जाता है। चौथा जो वाक्य आता है वो आता है आज्ञावाचक या विधिवाचक, जिनको कहा जाता है आज्ञा, आज्ञा देने का बोध हो जहां से। देखिए, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति या उपदेश दिया जाए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, और इन्हें आज्ञार्थक या विधेयर्थक भी कहते हैं। आज्ञार्थक या विधेयर्थक वाक्य भी इनको कहा जाता है। जैसे सबसे प्रेम करो, आपको उपदेश दिया गया है कि आप सबसे प्रेम करो, मुझे एक आम दो, मुझे एक आम दो। इसके अलावा बच्चों सो जाओ, बच्चों सो जाओ, आप सभी पढ़ो, आप सभी पढ़ो। तो यहां पर देखिए एक आज्ञा का बोध मिल रहा है हमें, एक आज्ञा का बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या होंगे? आज्ञावाचक वाक्य ये होंगे दोस्तों। पांचवा जो हमारा वाक्य आएगा अर्थ की दृष्टि से वो आएगा इच्छावाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों से वक्ता यानी कर्ता की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना तथा आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो। तो कर्ता की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद, ये भाव अगर वाक्य से प्रकट हो रहा है ना, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा वो। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, समझिए, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आओ घूमने चलें। तो यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं दोस्तों। छठवां वाक्य आएगा हमारा संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, जिन वाक्यों में संदेह हो, कोई भी कार्य संदेह की हुआ या नहीं हुआ, बीच की बात आई, ना तो फाइनल पता है ना ये पता है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, संदेह की स्थिति हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, राधा 8 कक्षा में पढ़ती होगी, राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी। यहां पे जो लिखा गया है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी। अब फाइनल नहीं है कि वो 8वीं में पढ़ रही है, 9वीं में है, 7वीं में है या 8वीं में, फिक्स नहीं है, एक अनुमान है कि वो 8वीं में पढ़ती होगी। तो संदेह हो रहा है वह आया होगा या नहीं, वह आया या नहीं आया, संदेह अभी, तो इन्हें कहा जाता है संदेहवाचक। इसके अलावा देखिए, शायद मैं भी जयपुर आ जाऊं, आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं, संदेह यहां पर। आज वर्षा हो सकती है, संदेह यहां पर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आगे चलिए, सातवां जो हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य आता है वो है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, जो दो क्रियाएं हो रही है, एक क्रिया दूसरी पर अगर निर्भर हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है।
देखिए, धूप होती तो कपड़े सूख जाते। पहली क्रिया की धूप होती, दूसरी क्रिया कपड़े सूख जाते। तो कपड़े सूख जाते, धूप होती, तो दोनों क्रियाएं आपस में क्या है, निर्भर है यहां पे। दूसरा देखिए, यदि समय से वर्षा हो तो अनाज की समस्या समाप्त हो जाए। दो क्रिया है, एक समस्या अनाज की समस्या, एक समय पर वर्षा, दोनों आपस में निर्भर है ना मित्रों। अगर तुमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाते, पढ़ा होता तो उत्तीर्ण होते, दोनों क्रिया आपस में। तो ये होते हैं संकेतवाचक वाक्य दोस्तों। और आठवां है अर्थ की दृष्टि से वाक्य, वो है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाय मैं तो लुट गया, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, यह आपका। अरे बच्चे सो गया, अरे बच्चे सो गया, या वह तुम आ गए। तो ये होते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य दोस्तों। तो अर्थ की दृष्टि से जो 8 प्रकार के वाक्य थे हमने देख लिए। अब एग्जाम में हमें देखने को कौन से मिलते हैं, रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद है वो दोस्तों। तो चलिए अब उनको भी देख लेते हैं साथ के अंदर। रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहां पर हम पढ़ेंगे तो सरल वाक्य नॉर्मल चीज है, संयुक्त वाक्य सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है, जिसको हमने 4 भागों में, 4 भाग होते हैं इसके, 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे और मिश्र वाक्य आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मित्रों, रचना की दृष्टि से पहला वाक्य आता है हमारा सरल वाक्य। सिंपल सी चीज है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जहां पर एक ही कर्ता और एक ही कर्ता के द्वारा करने वाला काम यानी कर्ता पर आश्रित विधेय हो, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो या एक ही क्रिया हो उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी उद्देश्य, पढ़ते हैं विधेय। राधा व मोहन खेल रहे हैं, राधा व मोहन, यहां पर देखिए राधा व मोहन, यहां पर उद्देश्य एक ही बन रहा है और खेल रहे हैं। इसके अलावा पानी बरस रहा है, बालक रोता है, मोहन खेलता है। तो ये क्या आपके सरल वाक्य होते हैं दोस्तों। जहां पर एक उद्देश्य, एक विधेय हो वहां पर सरल वाक्य बनेगा। अब चलिए दूसरा जो संयुक्त वाक्य सबसे टॉप का वाक्य माना जाता है, जो एग्जाम में आता है। देखिए मित्रों, जिन वाक्यों में, यहां पर देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, ये याद रख लो, इनके द्वारा 2 या 2 से अधिक साधारण वाले वाक्य है ना, ऊपर देखे ना हमने संयुक्त, साधारण या सरल वाक्य, वो इन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, या, इसलिए, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, यह आपको याद रखने हैं मित्रों। संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य अपने आप में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़ेंगे तो स्वतंत्र जो वाक्य वो उपवाक्य भी वहां पर काम करेगा। इनका अर्थ समझने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए, बादल छाए हैं और वर्षा होने लगी, बादल छाए और वर्षा होने लगी। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। प्रश्न कर, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। तो समुच्चय बोधक अव्यय, उनके द्वारा आप संयुक्त वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। जैसे करुणा बाजार गई थी परंतु सुमन घर पर ही थी। वे व्यस्त हैं इसलिए नहीं आएंगे शादी में, वे शादी में नहीं आएंगे क्योंकि वे व्यस्त हैं। आगे चलिए अब देखिए संयुक्त वाक्य के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज। संयुक्त वाक्य को बनाने वाले वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अतः इन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। और ये समानाधिकरण वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं।
इन समुच्चय बोधकों के चार भेदों के कारण संयुक्त वाक्य भी चार प्रकार के माने जाते हैं, जिनमें पहला आएगा आपका, वो आएगा संयोजक, दूसरा आएगा वो आएगा विरोध दर्शक, तीसरा आएगा विकल्प सूचक और चौथा आएगा परिणाम बोधक। देखिए संयोजक संयुक्त वाक्य, इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ संयोजक समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे और, तथा, एवं, इनका प्रयोग होता है। जैसे तुम गए और वह आ गया। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से क्या होता है? मन है जो शुद्ध होता है। तो देखिए मित्रों, और, तथा, एवं ये एक संयोजक पद होते हैं। समझे आप? प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं। समझे आप? अब आगे चलिए, दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा विरोध दर्शक। देखिए विरोध दर्शक, इन वाक्यों का एक दूसरे से भेद या विरोध का संबंध रहता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। वो तो समझा रहा है वो, लेकिन वो नहीं मान रहा, मतलब दोनों में विरोध प्रकट हो रहा है ना, यहां पे हो रहा है ना प्रकट। जैसे देखिए, वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। है नालायक लेकिन नौकरी मिल गई, दोनों में विरोध मिल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा जो हमारा संयुक्त वाक्य है, विकल्प सूचक यानी विभाजक संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो स्थितियों के बीच विकल्प सूचक समुच्चय बोधक का प्रयुक्त होता है, वह विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, विकल्प। समझे आप? विकल्प सूचक होते हैं मित्रों ये, पहला प्रश्न करो या दूसरा। अब देखिए यहां पर आप, तुम नहीं जा सकते हो तो मोहन को भेज दो। तुम नहीं जा सकते तो मोहन को भेज दो। समझे आप? विकल्प यानी दो स्थितियों के बीच विकल्प सूचक समुच्चय बोधक लगता है। और चौथा जो है हमारा, वो है परिणाम बोधक यानी हेतु सूचक। इसमें एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है। यह वे पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे हम देखें तो यहां पर देखिए, ध्यान पूर्वक सुनो अन्यथा पाठ समझ में नहीं आएगा। परिणाम, ध्यान पूर्वक नहीं सुना तो परिणाम क्या होगा? पाठ समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए दूसरा, आज मैं बहुत थका हूं इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं सकूंगा। मैं थक गया हूं इसलिए नहीं पढ़ा सकूंगा, तो परिणाम का बोध हो रहा है यहां पे। ये होते हैं संयुक्त वाक्य दोस्तों। और तीसरा जो रचना की दृष्टि से वाक्य है हमारा, वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवाय एक या एक से अधिक समापिक क्रियाएं रहती है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आएंगे, आगे पढ़िए इसके बारे में। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उससे जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य प्राय साधारण वाक्य होता है। इनके अंदर जो मुख्य वाक्य होगा वो क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। आ जाएगा, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे ना वैसे ही समझ में, उसी अकॉर्डिंग लेकर आता हूं मैं। यह स्वतंत्र होता है तथा अपने आप को पूर्ण होने के कारण अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करता है। अन्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि या समर्थन या विस्तार करते हैं। इस प्रकार ये प्रधान उपवाक्य पर क्या रहते हैं? आश्रित। संयुक्त वाक्य में हमने देखा ना, आश्रित नहीं थे ना आपस में। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य पर उपवाक्य क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे दोस्तों। अब देखिए, मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य की, जो, जहां, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने आदि वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। आया समझ में कुछ? जैसे देखिए, मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। मोहन ने कहा, यहां पर देखिए यह क्या है? आपका प्रधान वाक्य है। अब देखिए, कि वह दिल्ली जा रहा है, यह आश्रित उपवाक्य है। यह प्रधान उपवाक्य है, यह आश्रित उपवाक्य, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों का अर्थ आपस में, दोनों का बोलने पर यह अर्थ निकल रहा है। दोनों आश्रित है अपने आप पर। यहां पर मिश्र होगा। एक और बनाऊं, एक वाक्य और लिख दो आपके सामने। देखिए, वह पुस्तक कहां है जो आप कल
लाए थे। अब देखिए वह पुस्तक कहां है, यह हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, जो आप कल लाए थे। वह पुस्तक कहां है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। जो आप कल लाए थे, कोई अर्थ निकल रहा नहीं। जबकि देखिए वह पुस्तक कहां है जो कल कल आप कल लाए थे, इसका अर्थ निकल रहा है। तो यह होता है मिश्र वाक्य। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि संयुक्त और उसमें अंतर क्या आ रहा है। जैसे मैं संयुक्त वाक्य एक ऊपर लिख दूं आपके सामने, बादल छाए, बादल छाए और वर्षा हुई, और वर्षा होने लगी या हुई, ये हुई लिख लेते हैं। अब देखिए बादल छाए मतलब निकल रहा है बादल छाए हुए हैं, वर्षा हुई कि वर्षा हुई, कुछ मतलब निकल रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यहां पर दोनों आपस में आश्रित भी नहीं है। जबकि यहां पर देखिए वह पुस्तक कहां है, कौन सी पुस्तक, कुछ तो सारांश दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो मिश्र वाक्य याद वहीं पर रख लो कि जो दो वाक्य जुड़े हुए होंगे उपवाक्य, उनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि संयुक्त में अर्थ निकलेगा। ये दोनों आपस में आश्रित रहेंगे दोस्तों। तो यह था वाक्य का टॉपिक आपका। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। और हिंदी व्याकरण इसी प्रकार संपूर्ण आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, एक एक क्लास अटेंड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।